नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहले के सारे लेक्चर देख लिए होंगे और सभी चैप्टर्स को पढ़ा होगा और क्वेश्चन कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर के। देखिए दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि कैसे मैसूर पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। आज हम यही बात मराठा किंगडम के बारे में, मराठा साम्राज्य के बारे में करेंगे कि मराठों का उदय कैसे होता है और कैसे वो लास्ट में पतन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट में उनका पतन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये लेक्चर हो सकता है आज थोड़ा लंबा हो, लेकिन विश्वास मानिए ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम लोग बहुत ही बड़े साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और पूरा ख़त्म करेंगे इसको। एक लेक्चर में पूरा का पूरा ख़त्म होगा और शुरुआत से अंत तक पूरा इसको देखेंगे और कोई भी चीज़ छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, पूरा कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और कुछ नहीं करना है, इधर उधर ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा वीडियो देखने के चक्कर में नहीं रहेगा। बस ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए और सभी बातें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मराठा किंगडम एंड इट्स डाउनफॉल, मराठा साम्राज्य और इसका पतन। देखिए, जो मराठा राज्य है वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता था उस समय 16वीं 17वीं शताब्दी में, ये पहले समझते हैं। जो प्रेजेंट का महाराष्ट्र है, गुजरात है, आपका पश्चिमी एमपी है, उत्तरी कर्नाटक है और कोंकण कोस्ट जो है, ये सभी इलाकों को मिलाकर उस समय का जो मराठा किंगडम था वो एग्जिस्ट करता था। ठीक है, क्या क्या है फिर से सुनिए। महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी एमपी, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट जो है पश्चिमी तट पे है, जो आपका पश्चिमी घाट से बाद का इलाका जो पड़ता है पश्चिम की ओर, वो पश्चिमी तट है और वहीं पे कोंकण कोस्ट है, उसी की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले मराठों का उदय, उसके बाद उसका पतन देखेंगे। तो मराठों का उदय जो होता है वो 16वीं और 17वीं शताब्दी में होता है। आप देखिएगा, मराठों का उदय उस समय हो रहा है जब भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो चुका और अच्छा खासा स्थापित हो चुका है और ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, देखिए, मराठों के उदय में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा। जिसमें पहला है फिजिकल इन्वायरमेंट, जो वहाँ का भौतिक वातावरण था। देखिए, अगर आप देखिएगा इधर का इलाका मराठा का, तो आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र है, आपका कर्नाटका है, कोंकण कोस्ट है, तो ये आपका वेस्टर्न घाट वाला इलाका है जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो ये बहुत ही पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका और बहुत ही डेंस्ड फॉरेस्ट है, जंगल झाड़ी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही घना जंगल है। तो जो लोग यहाँ के रहने वाले थे वो बहुत ही एक तरीके से कठिन परिस्थितियों में पले बड़े थे। तो वो काफ़ी जुझारू, साहसी और युद्ध कौशल में काफ़ी पारंगत थे, ब्रेव सोल्जर थे, बहुत ही बहादुर टाइप के लोग थे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उनको आती थी, वो थी गुरिल्ला टैक्टिक्स, गुरिल्ला युद्ध पद्धति, जिसमें वो अपने सामने वाले दुश्मनों पे अचानक से हमला करके उनको वो परास्त कर देते थे। देखिए, गुरिल्ला पद्धति का उपयोग कैसे है। अगर सामने वाले बंदे के पास, सामने वाले दुश्मन के पास 1000 आदमी है और आपके पास मात्र 100 आदमी है, तो अगर आप अचानक से छिप के वार कीजिएगा जिसके लिए वो तैयार नहीं है, तो वो हड़बड़ा जाएगा और आपके जीतने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यही गुरिल्ला पद्धति था, जिसमें वो छुप के वार करते थे और अचानक से वार करते थे, और कभी कभी तो वार करके वहाँ से निकल लेते थे, भाग जाते थे, तो पता नहीं चलता था कि किसने वार किया। ठीक है, तो ये गुरिल्ला पद्धति उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग किया। और इनकी खास बात थी कि ये बहुत ज़्यादा किले बनाते थे और वो किले माउंटेन्स पे बनाते थे। कारण क्या था, ये किलों को बहुत ही सुरक्षित मानते थे और इनका जो परिवार वगैरह रहता था वो किलों में ही रहता था। मतलब बेसिकली सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहाड़ों पे किले बनाते थे। तो पहला चीज़ तो ये उदय का कारण था कि बहुत ही टफ कंडीशन था, तो उसमें जो लोग थे, जो भी मराठा के लोग थे, वो बहुत ही बहादुर सोल्जर थे और इन टफ परिस्थितियों ने उनको बहुत ही युद्ध कौशल में पारंगत बना दिया था और साहसी बना दिया था। ठीक है, दूसरा कारण था स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट। देखिए, अगर आपने मध्यकालीन भारत पढ़ा होगा या मिडिवल इंडिया पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास भारत में भक्तिज्म और सूफीज्म का एक लहर चलता है। उसमें होता क्या है कि बहुत सारे इसके संत जो होते हैं वो महाराष्ट्र के इलाके से आते हैं। जैसे आप देखिए, संत तुकाराम का नाम सुना होगा आपने, रामदास का नाम सुना होगा, बमन पंडित का नाम सुना होगा आपने।
इन लोगों ने सूफीज़्म और भक्तिज़्म के सहारे एक सामाजिक एकता का संदेश दिया, जो लोगों को जोड़ने का काम किया। जो लोग बिखरे बिखरे टाइप से थे, अलग अलग थलग पड़े रहते थे, उन लोग को जोड़ा गया। एक टाइप की इनको रिलीजियस यूनिटी दी गई, मतलब धार्मिक तौर पे इनको संगठित किया गया और एक तरीके से एकजुटता मिला। तो जैसे ही संगठित हुए, इनकी ताकत बढ़ने लगी और ये एक समुदाय के रूप में ऊपर उठने लगे। ठीक है, इसमें और सपोर्ट क्या करता है, औरंगजेब का हिंदू विरोधी नीति। देखिए, औरंगजेब के बारे में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि औरंगजेब बहुत ही कट्टर था, मुसलमानों को सपोर्ट करता था, उसमें भी एक खास वर्ग को सपोर्ट करता था, सभी मुसलमानों को नहीं सपोर्ट करता था। साथ ही हिंदुओं के प्रति काफ़ी उसकी काफ़ी उसको विरोध रहता था, हिंदुओं के प्रति वो काफ़ी नफरत करता था। तो ये जो संत थे, संत तुकाराम, रामदास, बबन पंडित, ये लोगों ने एक तरीके से जो रिलीजियस यूनिटी बनाई, उसमें ये मराठा हिंदू धर्म को मानने लगे, उसमें हिंदू धर्म को संरक्षण करने की बात कहने लगे और औरंगजेब उनके अगेंस्ट था। तो एक तरीके से इन सभी लोगों में एक सामूहिक एकता आई इस धर्म के प्रति कि भाई हमको अब धर्म को बचाना है, क्योंकि औरंगजेब हमारे धर्म को ख़त्म कर रहा है, इसके अगेंस्ट है। ठीक है, अब इस दोनों के अलावा तीसरी चीज़ होती है पॉलिटिकल यूनिटी, यानी राजनीतिक संगठन या राजनीतिक एकता, जो प्रोवाइड करते हैं आने वाले समय में शिवाजी। ठीक है, और इन सभी कारणों से मिलके, कौन कौन कारण, फिजिकल इन्वायरमेंट, स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट और पॉलिटिकल यूनिटी, यानी कि टफ फिजिकल कंडीशन, मतलब जंगल झाड़ ये सब, और पहाड़ों की वजह से, भक्तिज्म और सूफीज्म के फैलने की वजह से और राजनीतिक एकता की वजह से, इन तीन कारणों से मिलकर मराठा साम्राज्य का उदय होता है और एक पावरफुल मराठा साम्राज्य की नींव रखी जाती है शिवाजी के द्वारा। ठीक है, अब आइए शिवाजी के बारे में जानते हैं। देखिए, शिवाजी के बारे में समझिए सबसे पहले कि उनका जन्म जो हुआ है वो 1627 ईस्वी में हुआ है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ है और वो शिवनेर के पहाड़ियों में जन्मे थे। ठीक है, शिवनेर की पहाड़ियों में। ठीक है, अब देखिए, उनके पिताजी का नाम था, फादर्स नेम शाहजी भोसले। उनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और माताजी का नाम था जीजाबाई। ठीक है, उन्होंने अपने पिताजी से पूना की जागीर जो थी वो उनको विरासत में मिली। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जगह की जागीरदारी उनको विरासत में मिली अपने पिता से, तो वो मिली उनको पूना की जागीरदारी। और वो कब मिलता है, 1637 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। समर्थ रामदास उनके आध्यात्मिक गुरु होते हैं। कौन होते हैं, समर्थ रामदास। ये सभी फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इनको अपने स्लाइड्स में इंक्लूड किया है। इसको कृपया कर रट जाइए, याद कर जाइए, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, समर्थ रामदास लिटरेरी ट्रेनिंग यानी कि आध्यात्मिक गुरु थे उनके माफ़ कीजिएगा, शिवाजी के। ठीक है, दादोजी कोंडादेव संरक्षक थे और इन्हीं से शिवाजी को मिलिट्री ट्रेनिंग मिली थी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन संरक्षक थे और किनसे इनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिली, तो दादोजी कोंडादेव। ठीक है, चलिए देखिए, होता क्या है कि कोंडादेव की मौत हो जाती है आपकी 1647 ईस्वी में। क्या होता है, कोंडादेव की मौत हो जाती है, जो कि उनके संरक्षक थे। और कोंडादेव की मौत होते ही वो पूना की जागीर का कारभार संभालने लगते हैं। ठीक है, तो पूना के जागीर उनको मिली 1637 ईस्वी में, लेकिन उन्होंने कार्यभार उसका संभाला 1647 ईस्वी में। ठीक है, फिर आगे चल के वो क्या करते हैं, एक मराठा चीफ होता है, मतलब मराठा नेता होते हैं, उनका नाम होता है चंद्रराव मौर्य। ठीक, चंद्रराव मौर्य, उसको हरा देते हैं कौन, शिवाजी। और उसका एक होता है जावली का किला होता है। क्या होता है, जावली का किला, और उसको वो एनेक्स कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं 1656 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1657 ईस्वी में वो क्या करते हैं, बीजापुर किंगडम में हमला कर देते हैं और उसके हिल फोर्ट जो होते हैं, मतलब कि जो आपका पहाड़ों पे जो बनाया गया था किला, उसको वो कब्जा कर लेते हैं। और वो ऐसे किले होते हैं जो कोंकण रेंज में होता है, कोंकण तटीय क्षेत्रों पे होते हैं। क्या किया, फिर से सुनिए। शिवाजी ने बीजापुर राज्य पे हमला किया और
1657 ईस्वी में हमला किया और वहाँ के जो पहाड़ों पे बने हुए किले थे कोंकण तट के, उसको वो अपने में ले लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण है पन्हाला का किला है, कोल्हापुर का है और उत्तरी कोंकण है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इन सब चीज़ों से जो बीजापुर का राजा था वो परेशान हो जाता है, तो वो क्या करता है, एक मिलिट्री जनरल मतलब एक सेनापति अफजल खान को शिवाजी को गिरफ्तार करने उनको मारने भेजता है 1659 ईस्वी में। बीजापुर किंग चूँकि इन सब चीज़ों से परेशान हो जाता है शिवाजी के हमलों से, तो वो क्या करता है, अफजल खान नाम के एक व्यक्ति को शिवाजी को गिरफ्तार करने, उनको पकड़ने मारने 1659 ईस्वी में भेजता है। लेकिन शिवाजी क्या करते हैं, गुरिल्ला स्ट्रेटजी, जैसा मैंने पहले स्लाइड में डिस्कस किया, गुरिल्ला स्ट्रेटजी को यूज करते हुए उसको पकड़ते हैं, उसको मार देते हैं। ठीक है, गुरिल्ला स्ट्रेटजी यूज करते हुए, गुरिल्ला युद्ध नीति यूज करते हुए शिवाजी अफजल खान को मार देते हैं। अब देखिए शिवाजी जैसे ही मारते हैं तो ये अलार्म चला जाता है मुगल एम्परर औरंगजेब को। औरंगजेब अब इस पर थोड़ा परेशान होने लगता है कि भाई अब क्या होगा, अब तो ये शिवाजी हमारे सैनिक कमांडर को भी मार दे रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक शाइस्ता खान नाम के मिलिट्री जनरल को औरंगजेब भेजता है कि भाई जाओ शिवाजी को पकड़ के लाओ और बंदी बना के लाओ। ठीक है, नाम याद रखिएगा, शाइस्ता खान को किसने भेजा, औरंगजेब ने। अफजल खान को किसने भेजा, बीजापुर के राजा ने। ठीक है, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे ये होता है कि शिवाजी शाइस्ता खान को इंजर्ड कर देते हैं, मतलब उसको घायल कर देते हैं। अब ये सब औरंगजेब को पता चलता है तो उसको लगता है भाई ये जो हमारा मिलिट्री कमांडर है ये भी मर जाएगा। तो वो औरंगजेब जो होता है वो शाइस्ता खान को वापस बुला लेता है। ठीक है, मतलब शिवाजी ने शाइस्ता खान को इंजर्ड किया, इस बात को देखते हुए औरंगजेब शाइस्ता खान को वापस बुला लेता है। और अब क्या करता औरंगजेब, मुगल एम्पायर के सबसे बढ़िया सेनापति, ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ मुगल एम्पायर राजा जय सिंह, जो कि अंबर के थे या अंबेर भी बोलते हैं, राजा जय सिंह को नियुक्त करता कि भाई जाइए आप और शिवाजी को पकड़ के लाइए या बंदी बना के लाइए, उनको मार दीजिए। ठीक है, जय सिंह आता है और शिवाजी से उसकी लड़ाई होती है और 1665 में ये लड़ाई दोनों के बीच लड़ी जाती है पुरंदर नामक जगह पे। और इस लड़ाई में याद रखिएगा मराठा ये लड़ाई हार जाते हैं, मतलब शिवाजी ये लड़ाई हार जाते हैं और एक ह्यूमिलिएटिंग काफ़ी शर्मनाक ट्रीटी उन पे थोपी जाती है। इसको ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको कहीं नोट करना हो तो कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा ही जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 ईस्वी में साइन किया जाता है, जिसमें ये बोला जाता है और बोला क्या जाता है, शिवाजी को दबाव बनाया जाता है शिवाजी पे कि भाई आपके पास जो 35 किले हैं उसमें से आप 23 किले हमको वापस मतलब हमको सौंप दीजिए। किसको, मुगल एम्परर को, औरंगजेब को। ठीक है, और मात्र 12 किले आपको अपने पास रखना है, अपने लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, पालन पोषण के लिए। ठीक है, और साथ ही क्या किया जाता है, जो शिवाजी का बेटा था संभाजी, उसको वो लोग पकड़ के मुगल कोर्ट में ले जाते हैं और उसको एक मनसब दिया जाता है, एक छोटा सा इलाका दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इसके मनसबदारी कीजिए और आपको 5000 रुपये हम महीना के तौर पे, वेतन के तौर पे हमेशा देते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि 1665 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो गया। उसके बाद 1666 ईस्वी में फिर राजा जय सिंह जो अंबर के थे वो शिवाजी को बुलाते हैं कि भाई आप आइए यहाँ मुगल दरबार में और बात कीजिए कि क्या स्थिति है, कैसे है। तो शिवाजी जाते हैं 1666 में, उस समय मुगल दरबार आगरा में लगा हुआ था और वहीं जाते हैं। ठीक है, औरंगजेब और शिवाजी के बीच उसी दरबार में बहस हो जाती है और विवाद हो जाता है। इतने पे औरंगजेब शिवाजी को कैद कर लेता है। मतलब राजा जय सिंह के कहने पे 1666 ईस्वी में आपके जो शिवाजी थे वो गए आपके आगरा में जो मुगल दरबार लगा हुआ था 1666 ईस्वी में। औरंगजेब से विवाद हो गया और औरंगजेब ने शिवाजी को कैदी बना लिया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, शिवाजी बहुत ही चालाक टाइप के इंसान थे और बहुत ही साहसी और निर्भीक टाइप के इंसान थे। वो किसी तरीके से
मुगल के चंगुल से बच के निकल जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं और मराठा टेरिटरी में, मराठा क्षेत्र में वापस आकर अपने आप को एक टाइटल लेते हैं। उस टाइटल को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। उस टाइटल का नाम है हिंदू धर्मोद्धारक। क्या है? हिंदू धर्मोद्धारक और प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू फेथ। मतलब अब मैं वापस आ गया हूँ और हिंदू धर्म की रक्षा करूँगा और मैं इस तरीके से उसका संरक्षण का कार्य करूँगा। किसका? हिंदू धर्म का। ठीक है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, इसके पीछे ये लॉजिक दिया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि वो बेसिकली जो औरंगजेब मुस्लिम राजा था, मुस्लिम फेथ को मानता था, तो शिवाजी उसके खिलाफ बाकी हिंदू राजाओं को एकत्रित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक टाइटल के रूप में इस बात को दर्शाने की कोशिश की कि भाई मैं हिंदू धर्म का संरक्षक हूँ और आप जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो उनका यही था कि भाई हम इस टाइटल को धारण करेंगे और एक ग्रुपिंग बना के अपने हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। बेसिकली औरंगजेब से भिड़ेंगे और बचाएंगे अपने अपने टेरिटरी को, अपने अपने क्षेत्र को। ठीक है। इसी दौरान वो क्या करते हैं कि अपने सभी हारे हुए इलाकों को जीत लेते हैं। ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ। 35 में से 23 किले शिवाजी को देने पड़ गए क्योंकि वो हार गए थे बैटल ऑफ पुरंदर। ठीक है। 1666 ईस्वी में वो जाते हैं राजा जय सिंह के कहने पर मुगल दरबार में, जो कि आगरा में लगा हुआ था। औरंगजेब से विवाद होने पर उनको पकड़ लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। लेकिन शिवाजी चालाक होते हैं और अपनी शूरता वीरता और चालाकी का परिचय देते हुए वो वहाँ से भाग जाते हैं और भाग के आते हैं मराठा क्षेत्र में और एक टाइटल धारण करते हैं जिसका नाम है हिंदू धर्मोद्धारक या संरक्षक हिंदू धर्म का। ठीक है। और इस तरीके से वो बाकी हिंदू राजाओं को मिलाकर औरंगजेब के खिलाफ एक मोर्चा खोलने के लिए सपोर्ट की बात करते हैं। इसलिए उन्होंने ये टाइटल को धारण किया था। ठीक है। और उसके बाद वो जितने भी अपने हारे हुए इलाके थे उसको वो जीतकर कब्जा करते हैं वापस से। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाला है, इसको याद रखिएगा कि 1674 ईस्वी में वो रायगढ़ नाम के जगह पे अपना राज्याभिषेक कराते हैं। ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। तीनों चीज़ बोले तो अभी तीसरा चीज़ आएगा। अभी दो चीज़ मैंने बताया कि जो रायगढ़ नाम का जगह है वहाँ पे हुआ उनका राज्याभिषेक और 1674 ईस्वी में, और एक नया टाइटल धारण करते हैं जिस टाइटल को हम लोग सब लोग जानते हैं। वह टाइटल होता है छत्रपति का। ठीक है। 1674 ईस्वी में रायगढ़ नामक जगह पे वो खुद से अपना राज्याभिषेक करते हैं और छत्रपति नाम का टाइटल वो अपनाते हैं और अब वो कहे जाने लगे छत्रपति शिवाजी। ठीक है। और इसी तरीके से 6 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 1680 ईस्वी में। ठीक है। सिंपल चीज़। अब देखिए, शिवाजी के हमने जर्नी देख ली, अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो प्रशासन। देखिए, शिवाजी के शासनकाल में क्या था कि जो किंग था, जो शिवाजी थे, वो पिवोट थे गवर्नमेंट के, मतलब केंद्र थे। क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि केंद्रीय शासन के अंतर्गत छत्रपति की स्थिति सर्वोच्च थी। सबसे केंद्र में वो थे और वो सर्वोपरि थे। सब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति उन्हीं में निहित थी। किसमें? आपके शिवाजी में। ठीक है। अब उनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, मंत्रिमंडल था। ठीक है। उसको कहते हैं अष्टप्रधान। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। उनके मंत्रिमंडल को कहते हैं अष्टप्रधान। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किस राजा के पास था, तो उसका आंसर होगा शिवाजी। ठीक है। और इसमें अष्टप्रधान में बेसिकली 8 मिनिस्टर थे जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए उत्तरदायी थे। जैसे कोई फिनांस के लिए उत्तरदायी है, मतलब वित्त के लिए उत्तरदायी है। कोई एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब विदेश के मंत्रालय को संभाल रहा है। कोई आपका रक्षा मंत्रालय संभाल रहा है। इस टाइप के, जैसे हम लोग आज देखते हैं ना कि प्रधानमंत्री की मदद के लिए मंत्रिपरिषद होता है, उसी तरीके से उन्होंने अष्टप्रधान करके एक मंत्रिमंडल बनाया और जिसमें हर एक राजा जिसमें हर एक मंत्री जो था वो शिवाजी के प्रति जवाबदेह था। उस मंत्री परिषद के प्रति नहीं जवाबदेह था। आज क्या होता है, आज मंत्री जो होते हैं वो मंत्री परिषद के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री के प्रति भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन उस समय क्या था, वो मंत्री परिषद के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, बल्कि डायरेक्टली वो शिवाजी के प्रति जवाबदेह होते हैं।
देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है इसमें और इसको हम लोग को एक वीडियो में ही कवर करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या होता है, एक मिनट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो अष्टप्रधान उनका मंत्रिमंडल था उसमें कौन कौन लोग थे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट था पेशवा का, जो कि देखता था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और फिनांस डिपार्टमेंट देखता था, मतलब सामान्य प्रशासन व्यवस्था और वित्त व्यवस्था देखता था आपका पेशवा। ठीक है, सरे नौबत देखता था सैन्य विभाग, और वो सैन्य विभाग का हेड हुआ करता था, मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। पेशवा हो गया आपका सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग का हेड, और सरे नौबत हो गया आपका सैन्य विभाग का हेड। उसके बाद आमत्य या मजुमदार होता था, जो कि ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखता था, मतलब राज्य का लेखा जोखा आय व्यय का जो डिपार्टमेंट होता है अकाउंटेंट टाइप से, वो होता था। कौन होता था? मजुमदार। ठीक है, एक होता था सुमंत, या उसको डाबीर भी बोलते हैं, दोनों नाम याद रखिएगा, सुमंत या फिर डाबीर। वो विदेशी मामलों की देखरेख करता था, वो फॉरेन अफेयर्स देखता था। ठीक है, अगला था सचिव, या उसी को बोलते हैं सुरुनवीस, या उसी को बोलते हैं चिटनिस। ये चिटनिस वर्ड याद रखिएगा, आपको हंसी मजाक लग सकता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत जगह पूछा गया है। ये देखता था डिपार्टमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब राजकीय पत्राचार का विभाग, मतलब जो समाचार पत्र वाला या इधर से उधर जो पत्राचार होगा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाएगा इधर उधर, उसको देखता था कौन? चिटनिस डिपार्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट 3 वर्ड हैं, तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है चिटनिस। सचिव भी कहते थे, सुरुनवीस भी कहते थे, और चिटनिस भी कहते थे। ठीक है, अगला वर्ड था, माफ़ कीजिएगा, अगला पोस्ट था, अगला मंत्री था वाकियानवीस। ये भी इंपॉर्टेंट है, वाकियानवीस। ये था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्त सूचनाओं और दैनिक कार्यों को लेखाबद्ध करने वाला ये डिपार्टमेंट था। जैसे हमारे यहाँ आज रॉ वगैरह है ना, उसी टाइप का ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, जो कि गुप्त सूचना देता था। ठीक है, उसके बाद होता था पंडित राव। ये क्या करता था? धार्मिक मामलों का ये हेड हुआ करता था। पंडित राव धार्मिक मामलों का हेड हुआ करता था। ठीक है, और न्यायाधीश आपका जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। ठीक है, पेशवा आपका सामान्य प्रशासन और फिनेंशियल डिपार्टमेंट, मतलब वित्त विभाग। सरे नौबत आपका सैन्य विभाग। मजुमदार आपका या आमत्य अकाउंटेंट्स, मतलब अकाउंट्स देखेगा। डाबीर या सुमंत आपका विदेशी मामला। चिटनिस आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस या पत्राचार का विभाग। वाकियानवीस आपका देखता था गुप्त सूचनाओं का डिपार्टमेंट। पंडित राव आपका धार्मिक मामले, और न्यायाधीश आपका देखता था जुडिशियल डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपका प्रशासन हो गया शिवाजी के शासनकाल का। अब आते हैं रेवेन्यू सिस्टम पे, दैट इज भू राजस्व व्यवस्था, मतलब भू राजस्व व्यवस्था शिवाजी के प्रशासन की कैसी थी। ठीक है, तो जो भू राजस्व व्यवस्था थी शिवाजी के प्रशासन की, वो बेस्ड था मलिक अंबर के प्रशासन के आधार पे, जो कि अहमदनगर का था। ठीक है, तो जो अहमदनगर का मलिक अंबर था, उसके आधार पे इन्होंने अपना, उसको देखा देखी करके इन्होंने अपना भू राजस्व व्यवस्था बनाया था। ठीक है, जमीन को मेजर किया जाता था, जमीन को मापा जाता था एक रड से, एक छड़ी टाइप से समझिए, मतलब एक मेजरिंग यूनिट था, जैसे टेप से हम लोग मेजर करते हैं ना, उसी टाइप का एक रड था, उससे मेजर करते थे, और उसको बोलते थे काठी। काठी याद रखिएगा, जमीन को मेजर करने वाले रड को काठी बोलते थे। ठीक है, प्रारंभ में जो भू राजस्व था वो 33% था। कितना था? 33%, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये भी समझिए कि जो राजस्व लिया जाता था वो अनाज और नगद दोनों ही रुपयों में लिया जाता था। मतलब ऐसा नहीं था कि आप पे बाध्यता थी कि सिर्फ आपको अनाज देना है या सिर्फ आपको रुपए देना है। अगर आप अनाज देना चाहते हैं तो भी ठीक, नहीं तो अगर आप रुपए देना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। ठीक है, अगला चीज़ याद रखिएगा कि जो बंजर भूमि था उससे कम दर पे राजस्व लिया जाता था, और किसानों को उल्टा लोन भी दिया जाता था। ठीक है, बंजर भूमि से कम दर पर राजस्व लिया जाता था, और किसानों को ऋण दिया जाता था, लोन दिया जाता था। ठीक है, ग्रामीण स्तर पे भू राजस्व की वसूली जो होती थी, मतलब जो लैंड रेवेन्यू, जो आपका लैंड रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था ग्रामीण स्तर पे, उसमें 2 लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका था। एक पाटिल थे, जिनको पटेल भी कहा जाता है, और कुलकर्णी। ठीक है, जो आज के टाइम में ये दोनों कास्ट बन गए हैं। ठीक है, पहले ये दोनों अलग अलग काम किया करते थे, उनको
पाटिल या पटेल के और कुलकर्णी के नाम से जाना जाता था। जो पाटिल थे, पटेल थे, उनका कार्य क्या था, वो भू राजस्व की वसूली करते थे ग्रामीण स्तर पे, ठीक है। और कुलकर्णी भूमि की माप करते थे, उनका लेखा जोखा करते थे, ठीक है। पटेल लोग भू राजस्व की वसूली करेंगे और कुलकर्णी लोग जमीन का माप करेंगे, उसका लेखा जोखा रखेंगे, ठीक है। अब देखिए शिवाजी दो टाइप के टैक्स लगाते थे, दो टाइप के कर लगाते थे। हालांकि कर तो और भी था, बहुत सारे कर थे, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना पड़ेगा आपको। जानना पड़ेगा क्या, जानना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है। क्या नाम है कर का, चौथ और सरदेशमुखी। जो चौथ कर है वो टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब जितना आपका कृषि का उत्पादन हुआ उसका 1/4 वो लेते थे चौथ में। और ये मराठा इलाकों से वसूला नहीं जाता था, ये मराठा इलाकों के अगल बगल वाले इलाकों से वसूला जाता था। किस लिए, कि भाई हम आपके क्षेत्र में आक्रमण नहीं करेंगे, लूटपाट नहीं करेंगे अगर आप हमको चौथ का टैक्स देते रहते हैं तो, ठीक है। तो एक तरीके से ये उनसे लिया जाता था कि भाई हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, आप पे लूटपाट नहीं करेंगे, और आपको ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी मिलिट्री असिस्टेंस भी देंगे। मतलब अगर आपको इधर उधर हमला होगा तो हम आपके सहायता के लिए सैनिक भी देंगे। तो ये हुआ चौथ कर, जिसमें 1/4 लिया जाता था जितना भी अनाज प्रोड्यूस हुआ उसका, ठीक है। दूसरा होता है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी लिया जाता है 1/10वां हिस्सा। कितना, 1/10वां हिस्सा, जितना कि आपका उत्पादन हुआ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ, उसका 10वां हिस्सा लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और ये जो सरदेशमुखी है ये वसूला जाता था पूरा मराठा किंगडम से, ठीक है, जिसको शिवाजी अपना क्षेत्र मानते थे। बेसिकली उनका कहना था कि वो सरदेशमुख है पूरे मराठा टेरिटरी के, मतलब हेड है। सरदेशमुख मतलब हुआ हेड, मतलब सब सर्वोपरि आदमी, ठीक है। तो सरदेशमुख और हेड होने के नाते आपको हमको जो भी अनाज पैदा होता है उसका 10वां हिस्सा हमको देना पड़ेगा, ये उनका कहना था। उनकी फिलॉसफी थी इस सरदेशमुखी के टैक्स के पीछे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि चौथ में 1/4 लिया जाता है, नाम से भी पता चल रहा है 1/4 किसका, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, जो भी अनाज आपका पैदा हुआ। और सरदेशमुखी में 10वां हिस्सा लिया जाता है जितना भी अनाज उत्पन्न होता है, ठीक है। अब देखिए, अब शिवाजी के सेना के बारे में जानते हैं, इससे भी सवाल आता है एग्जाम में। देखिए शिवाजी का सेना 3 टाइप का था। पैदल सेना था, दूसरा अश्वारोहित थे मतलब घुड़सवार थे, और तीसरा उनके पास बहुत ही अच्छी नेवी सेना भी थी, मतलब नेवी का भी मतलब नौसेना भी थी उनकी बहुत ही अच्छी, ठीक है। जो उनके पैदल सेना जो थे, पैदल सैनिक जो चलते थे, उनको कहा जाता था पायक या पाइक। क्या कहा जाता था, पायक या पाइक, याद रखिएगा। जो शिवाजी के पैदल चलने वाले सेना थे, इन्फेंट्री बोला जाता है अंग्रेजी में, उनको पायक या पाइक कहा जाता है, ठीक है। और शिवाजी के पास देखिए घुड़सवारों में देखिएगा तो 30,000 से 40,000 के आसपास उनके पास घुड़सवार था, जो कि सुपरवाइज होता था एक आदमी से, जिसको हवलदार कहते हैं, हवलदार, ठीक है। जो आज का हवलदार वर्ड है वहीं से आया है, ठीक है। तो 30,000 से 40,000 के आसपास उनके पास घुड़सवार थे, जो घोड़े पे बैठ के लड़ाई करते थे। वैसे सेना के लोग थे 30 से 40,000, और उसको सुपरवाइज करता था, उसको निगरानी में रखता था एक आदमी जिसको कहते थे हवलदार। और उन सभी को फिक्स सैलरी दी जाती थी, याद रखिएगा। आगे हालांकि आने वाले स्लाइड में हम देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। देखिए होता क्या है कि जो अश्वरोही होते हैं या घुड़सवार होते हैं मराठा के, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है पागा या बागीर्स भी बोलते हैं, पागा या बारगीर्स, और दूसरा को बोला जाता है सिलाहदार। देखिए जो घुड़सवार सेना थी मराठाओं के पास, शिवाजी के पास, उसको 2 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं पागा या बारगीर्स, पागा या बारगीर्स, और दूसरा सिलाहदार, सिलाहदार, ठीक है। जो पागा और बारगीर्स थे वो नियमित घुड़सवार थे, जो नियमित घुड़सवार थे उनको पागा या बारगीर्स कहा जाता था, और राज उन्हें अपनी ओर से अस्त्र शस्त्र और नियमित वेतन देता था, ठीक है, याद रहेगा। जो पागा और बारगीर्स थे वो नियमित घुड़सवार थे, मतलब वो फुल टाइम घुड़सवारी करते थे, मतलब वो फुल टाइम एक तरीके से रिक्रूट थे, ठीक है। उनको और दूसरा कोई काम नहीं था, और राज्य की ओर से उन्हें अस्त्र शस्त्र और नियमित वेतन मिलता था। इसके उल्टा जो सिलहदार थे वो अनियमित सैनिक थे, मतलब
सैनिक होने के साथ साथ कुछ और भी इधर उधर अपना काम में लगे रहते थे। और ये युद्ध के समय सिर्फ अपनी सेवाएं देते थे। जो सिलाहदार होते थे वो अनियमित सैनिक थे, मतलब सिर्फ लड़ाई के समय अपना सेवा देंगे। और वो अपना अस्त्र शस्त्र और घोड़ों का प्रयोग करते थे, मतलब वो खुद का रहता था, सरकार या मतलब शिवाजी की तरफ से या मराठा राज्य की तरफ से उनको नहीं दिया जाता था। ठीक है। और इनको रेगुलर सैलरी भी नहीं मिलती थी। जो पागा या बारगीर्स थे उनको नियमित वेतन मिलता था, लेकिन जो सिलाहदार होते हैं उनको नियमित वेतन नहीं मिलता है। इनको जो लूट का हिस्सा होता है, जो इधर उधर से ये लोग हमला करके लूटते थे, उसमें एक हिस्सा इनको दिया जाता था। किसको? सिलाहदार को। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मराठों के पास एक नेवी भी था, जैसा मैंने आपको बताया, उनके पास एक अच्छा खासा नौसेना का ताकत भी था। क्यों उनको ये ज़रूरी था, ये भी समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, वो कोंकण के तट पे अपना अधिकार बनाए रखना चाहते थे। और कोंकण के तट पे आपको अपना अधिकार बनाए रखने के लिए, चूँकि वो तटीय इलाका है, तो आपको अच्छी नौसेना होनी ही चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक अच्छा और मजबूत नौसेना बना के रखा था। देखिए, तट पे, क्योंकि इसी समय देखिए बहुत सारे यूरोपियन पावर आ चुके हैं, यूरोपियन ताकत आ चुके हैं। वो अभी बहुत सारे अपना सब शिप लेके आए, जहाज़ लेके आए, उनके पास अत्याधुनिक जहाज़ है। ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी ज़रूरी था कि अंग्रेज़ों से या जो भी यूरोपियन ताकत है उनसे कम्पीट करने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए कोंकण के तट को बचाए रखा जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा व्यापार का अच्छा केंद्र माना जाता था और उससे उनको टैक्स आता था। तो इसलिए उस पर अधिकार बनाए रखने के लिए ज़रूरी था कि स्ट्रॉन्ग नेवी रखा जाए, स्ट्रॉन्ग नौसेना रखा जाए, और मराठों के पास वो था भी। ठीक है। देखिए, 1680 ईस्वी में, जैसा हमने डिस्कस किया, कि शिवाजी की मौत हो जाती है। शिवाजी की मौत के बाद उनके बेटों में लड़ाई चालू हो जाता है कि कौन बैठेगा गद्दी पे। और उनके बेटे कौन कौन हैं? संभाजी हैं और राजा राम हैं। कौन कौन? संभाजी और राजा राम। तो इस लड़ाई में या इस जो भी आपस में जो मनमुटाव होता है, खींचातानी होती है, इसमें संभाजी जीत जाते हैं और वो राजा बन जाते हैं शिवाजी के बाद। ठीक है, संभाजी बनते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा। लेकिन बाद में क्या होता है, उनको मुगलों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है। संभाजी बैठे तो गद्दी पे, लेकिन उनको पकड़ लिया जाता है मुगल के द्वारा और मार दिया जाता है। और साथ ही उनका एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है साहू, उसको पकड़ के ये लोग अपने कस्टडी में रख लेते हैं, मतलब मुगल अपने गिरफ्त में रख लेते हैं। मार भी दिया संभाजी को और साहू को लेकर चल गए अपने साथ। ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो अष्टप्रधान का प्रशासनिक व्यवस्था था, जो कि बहुत ही अच्छा था और शिवाजी के टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया, ये नष्ट हो जाता है संभाजी के समय में आते आते। यानी संभाजी जो थोड़ा बहुत समय चलाते हैं प्रशासन, उसमें ये अष्टप्रधान का व्यवस्था नष्ट हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा, बहुत सारी मूवी नहीं, बाजीराव मस्तानी वगैरह में देखे होंगे थोड़ा थोड़ा। उसमें यह है कि संभाजी के टाइम से ही स्त्रियां भी मराठा पुरुषों के साथ युद्ध में जाने लगी थी। ठीक है। ये बेसिकली एक तरीके से महिलाओं के, जो मराठा महिलाएं थी, उनके शौर्य को दिखाता, उनके साहस को दिखाता, उनके वीरता को दिखाता है। तो ये किस समय से चालू हुआ? संभाजी के समय से। ठीक है। संभाजी के समय से स्त्रियां भी मराठा पुरुषों के साथ युद्ध में जाने लगी। ठीक है। अब संभाजी मर गए, अब तो संभाजी के बाद कौन बनेगा राजा? तो राजा राम, जो उनका भाई था, मतलब शिवाजी का जो दूसरा बेटा था, तो राजा राम बनता है मराठा रूलर। लेकिन मुगल जो होते हैं उसको भी तंग करते हैं और इस वजह से वो भाग जाता है गिंजी के किला में और वहीं जाके रहता है। ये गिंजी का किला कहाँ है भाई? तो ये तमिलनाडु में, याद रखिएगा। राजा राम बनता है संभाजी के बाद मराठा रूलर, लेकिन मुगल उसको तंग करते हैं, उसको परेशान करते हैं, इधर उधर उसको थ्रेट रहता है बेसिकली कि मार देंगे, तो वो चल जाता है गिंजी के किला में। और ये गिंजी का किला कहाँ है? तो ये गिंजी का किला है आपका तमिलनाडु में। ठीक है। देखिए, उसके बाद क्या होता है कि जो राजा राम हैं उनके बाद बनता है शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड बनता है मराठा रूलर, और ये जो होता है ये माइनर होता है, माइनर बोले तो बहुत ही छोटा रहता है। तो उसके बिहाफ में ताराबाई मराठा किंगडम चलाना चालू करती है। फिर से सुनिए, राजा राम का बेटा है शिवाजी सेकंड, वो उसको बना देते हैं मराठा रूलर, लेकिन वो छोटा है। एक चीज़ याद रखिए यहाँ पे कि वो छोटा है, तो इसके चक्कर में क्या होता है कि वो प्रशासन देखेगा नहीं, राज्य का देखभाल नहीं कर पाएगा। तो उसकी माँ ताराबाई
प्रशासन देखने लगती है। और इसी दौरान क्या होता है कि 1707 ईस्वी में मुगल वंश का जो प्रतापी नहीं, क्रूर शासक कहिए, औरंगजेब, वो मर जाता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद आता है बहादुर शाह प्रथम, और वो थोड़ा लिबरल टाइप का आदमी था, मतलब बहुत क्रूर या कट्टर टाइप का नहीं था कि फालतू के लोगों को पकड़े और रखे रहे अपने जेल में बंदी करके। तो इसलिए वो क्या करता है कि साहू को छोड़ देता है। कौन है साहू भाई? तो ये संभाजी के बेटे हुए, यानी कि शिवाजी के पोता। ठीक है, याद रखिएगा। अब साहू छूट के आते हैं और इधर है भाई ताराबाई, मराठा किंगडम की महारानी बन बैठी है और वो चला रही है। तो दोनों में लड़ाई चालू हो जाता है कि भाई अब साहू असली जो इसका उत्तराधिकार जिसका बनता है इस मराठा किंगडम पे, वो आ चुका है और ताराबाई पहले से चला रही है। तो दोनों में खींचातानी चालू होता है कि मराठा किंगडम या मराठा साम्राज्य अब कौन चलाएगा। ठीक है, तो साहू क्या करते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से ताराबाई को हरा देते हैं। लड़ाई होता है 1707 में, खेड़ का युद्ध होता है जिसमें ताराबाई हार जाती है और साहू जीत जाते हैं। और साहू जो होते हैं वो सतारा से शासन चालू करते हैं, या सतारा जो आज भी है महाराष्ट्र में, वही वाला इलाका। और जो ताराबाई है वो कोल्हापुर से शासन करती है। ठीक है, और दोनों के बीच ट्रीटी ऑफ वरना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में किसके बीच हुआ है। ट्रीटी ऑफ वरना मतलब वरना की संधि। वरना की संधि किसके बीच हुई? वरना की संधि हुई साहू और ताराबाई के बीच। ठीक है, दोनों में बना समझ कि भाई आप कोल्हापुर से शासन कीजिए, ताराबाई कोल्हापुर से शासन करेंगी और साहू जो है सतारा से शासन करेगा। ठीक है, और साहू को एक्सेप्ट किया जाता है पूरे मराठा किंगडम का रूलर, मतलब पूरे मराठा साम्राज्य का राजा। किसको मान लिया जाता है? साहू को। किसको? साहू को। ठीक है, साथ ही उस समय देखिए फारूक सियार मुगल एम्परर था, वो भी फारूक सियार जो था वो भी साहू को मराठा साम्राज्य का राजा मानने को स्वीकार करता है। मतलब मुगल साम्राज्य की भी स्वीकृति साहू पे लग जाती है कि भाई यही अब मराठा रूलर है। याद रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है किसने स्वीकृति दी, तो फारूक सियार ने। और साथ में फारूक सियार ये भी साहू को अलाउ कर देता है कि भाई आप जो चौथ ले रहे हैं वो अब चौथ और सरदेशमुखी दोनों आप 6 मुगल प्रांतों से भी ले सकते हैं, जिसमें आपका कार्नाट का प्रांत आता है या कार्नेटिक का प्रांत आता है और मैसूर का प्रांत आता है। ठीक है, पहला बात तो ये हुआ कि जो फारूक सियार है उसने साहू को ये मान लिया कि ये मराठा साम्राज्य का राजा है, और साथ ही उसको ये अधिकार दे दिया कि भाई आप जो मुगल प्रांत है, जो मुगल साम्राज्य है, उसका जो दक्कन का इलाका है उसके 6 प्रांतों में आप चौथ और सरदेशमुखी का कर लगा सकते हैं। इस बात का अधिकार दे दिया गया फारूक सियार के द्वारा। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बालाजी विश्वनाथ की मदद से कैसे साहू ताराबाई को हराकर मराठा साम्राज्य के राजा बन जाते हैं। तो ये बालाजी विश्वनाथ का आप लोग शासनकाल याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी पूछा गया है। ठीक है, यूपी पीसीएस में और एमपी पीसीएस वगैरह में पूछा गया है। ठीक है, 1713 से 1720, कब से कब तक वो पेशवा के पद पर हैं बालाजी विश्वनाथ? 1713 से 1720। उनके मौत के बाद, उनके डेथ के बाद बाजीराव बन जाता है अगला पेशवा। कौन बनता है? बाजीराव बन। और इसी बाजीराव बन पे आपका ये बाजीराव मस्तानी मूवी बना है। ठीक है, किस पे बना हुआ था? बाजीराव बन पे। ठीक है, तो इसके दौरान जो बाजीराव वन है, इसके दौरान मराठा ताकत जो है वो अपने पिक पे पहुंचती है, सर्वोपरि पहुंचती है। मतलब मराठा पावर सबसे ज़्यादा ताकतवर कब हुआ? शिवाजी के बाद। तो ये हुआ आपका बाजीराव बन के पेशवा जो बने उनके समय में। ठीक है, और इन्होंने एक सिस्टम ऑफ कन्फेडरेसी बनाया, मतलब एक समूह बनाया अलग अलग मराठा चीफों का। मराठा के जो नेता होते थे, मराठा चीफ मतलब जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे, प्रभावी लोग, बड़े लोग, उनको अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया कि भाई आप इस इलाके से शासन चलाइए, आप इस इलाके से शासन चलाइए। इस टाइप से उनको अलग अलग क्षेत्र दे दिया गया। आया समझ में? नहीं, फिर से सुनिए। बाजीराव बन ने क्या किया? एक सिस्टम ऑफ कन्फेडरेसी बनाया। इसका मतलब ये होता है
कि जो समूह है उसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ग्रुप में बांट देना। तो इस टाइप से उन्होंने अलग अलग ग्रुपिंग बनाया, किसका? मराठा चीफ का। ठीक है, मराठा चीफ कौन होते थे? जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे वहाँ के, जिनका दबदबा हुआ करता था। ठीक है, और इसके तहत अलग अलग ग्रुपों को एक क्षेत्र दिया जाता है और उस पर कहा जाता है कि भाई इस पर आप एडमिनिस्ट्रेशन कीजिए, इस पर आप प्रशासन व्यवस्था अपने हिसाब से चलाइए, लेकिन आप रहिएगा मराठा किंगडम का ही पार्ट। ये नहीं कि आप भाई अपने से उसको तोड़ के अलग राजा बना लिए, अलग वंश चला दिए, अलग किंगडम बना लिए। नहीं, आपको दिया जा रहा है प्रशासन के सुविधा के हिसाब से, लेकिन आप मराठा किंगडम के ही, मराठा साम्राज्य के ही पार्ट रहिएगा। ठीक है, और इस तरीके से 5 अलग अलग मराठा फैमिलीज निकलती है जो प्रोमिनेंट है तो बहुत सारी, लेकिन मेन हम लोग को 5 के बारे में जानना है, उसको याद रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें पेशवा, जो कि पुणे का इलाका उनको मिला, पेशवा को पुणे का इलाका मिला। सिंधिया ग्वालियर का इलाका मिला, अभी बहुत न्यूज़ में चल रहे थे, ज्योतिराव सिंधिया की वजह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सिंधिया को मिला ग्वालियर का इलाका। ठीक है, होलकर थे, उनको मिला इंदौर का इलाका। ठीक है, भोंसले को मिला नागपुर का इलाका। कौन सा इलाका? नागपुर का इलाका। और गायकवाड़ को मिला बड़ौदा का इलाका। ठीक है, फिर से सुनिए, पेशवा को मिला पुणे का इलाका, सिंधिया को मिला ग्वालियर का इलाका, होलकर को मिला इंदौर का इलाका, भोंसले को मिला नागपुर का इलाका, गायकवाड़ को मिला बड़ौदा का इलाका। हो सकता है एक बार में याद ना हो, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब बाजीराव वन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 1740 ईस्वी में मृत्यु होती है, उसके बाद बनते हैं बालाजी बाजीराव। देखिए, ये पेशवा का जो क्रम है इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बने बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद आए बाजीराव वन। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव वन, और अब आए हैं बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव वो पेशवा बनते हैं। और देखिए उसके बाद क्या होता है कि जो साहू है, साहू कौन? मराठा साम्राज्य के राजा, और उनका पेशवा जो है बालाजी बाजीराव। इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है 1750 ईस्वी में, उसको बोलते हैं संगोला एग्रीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी भी समय पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। संगोला एग्रीमेंट हुआ किसके किसके बीच? तो मराठा रूलर जो साहू है उनके बीच, और उनके पेशवा जो है बालाजी बाजीराव के बीच। ठीक है, 1750 ईस्वी में ये संगोला एग्रीमेंट हुआ। क्या बात कही गई इसमें? तो इसमें यह कहा गया कि जो पेशवा है अब से बनेगा फॉर्मल और इफेक्टिव हेड बनेगा वही मराठा किंगडम का। क्या मतलब हुआ? मतलब जो पेशवा है वही एक तरीके से अब पूरे मराठा साम्राज्य का प्रशासन चलाएगा, वही उसका राजा की तरह काम करेगा। मतलब पेशवा ही सर्वे सर्वा होगा, वही अब सबसे पावरफुल आदमी होगा। और साहू की मौत हो जाती है उसके बाद, और वो कोई भी सक्सेसर छोड़े बिना, मतलब कोई भी उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पेशवा है अब वो राजा की तरह काम करेंगे। और एक तरीके से आप इस तरीके से समझिए कि जो पेशवा है वो अब पूरे मराठा साम्राज्य को संभालेंगे, उसका प्रशासन देखेंगे। ठीक है, पेशवाओं के लिए इसे एक राजनैतिक क्रांति के रूप में देखा जाता है। क्या देखा जाता है? ये पूछा जाता है एग्जाम में कि पेशवाओं के लिए राजनीतिक क्रांति क्या था? तो यही था संगोला एग्रीमेंट, जिसके तहत जो पेशवा थे उनको सर्वे सर्वा बना दिया गया, वही अब पूरे मराठा किंगडम के फॉर्मल और इफेक्टिव हेड होंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होता है कि अब जो पेशवा हैं बालाजी बाजीराव हैं, वही जो संगोला एग्रीमेंट उन्होंने किया है। ठीक है, संगोला की संधि उन्होंने की है। वो अपना कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं सतारा से पुणे। ठीक है, हालांकि पुणे के इलाकों में उनका था पहले से ही कब्जा, क्योंकि पुणे के मिला ही था उनको पेशवा, तो पुणे से ही वो करते थे, प्रशासन चलाते थे। लेकिन उनका कैपिटल सतारा हुआ करता था, क्योंकि सतारा में आपको याद होगा तो साहू का वो प्रशासन व्यवस्था वहीं से चलता था, वहीं उनकी राजधानी थी। तो वो उस कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं सतारा से पुणे। ये इस बात का देवता था, इस बात का इंडिकेटर था कि भाई अब पेशवा ही इस पूरे साम्राज्य का हेड है, वही इस प्रशासन को संभालेगा, मराठा के साम्राज्य को देखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता कि बालाजी बाजीराव मुगल एम्परर के साथ 1752 ईस्वी में एक एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, क्या एग्रीमेंट था? इस एग्रीमेंट में कहा जाता है, पेशवा ये कहते हैं कि
कि जो भी मुग़ल एम्परर है उसको हम लोग मदद प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो या बाह्य सुरक्षा की बात हो। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि अगर मुग़ल साम्राज्य पर कोई साम्राज्य के अंदर ही कोई हमला करता है या उसको मुग़ल साम्राज्य को विस्थापित करने का कोशिश करता है, तो हम उसको मुग़ल साम्राज्य की रक्षा करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे। साथ ही अगर मुग़ल साम्राज्य पर कोई बाहर से हमला करता है, मतलब कोई बाहरी ताकत आ जाती है, तब भी हम उससे मुग़ल एम्पायर की रक्षा करेंगे, उसको बचाएंगे। लेकिन इसके बदले में वो बोलता है कि भाई हम रक्षा तो करेंगे आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों दुश्मन से, लेकिन हमको इसके बदले में आपको चौथ कर वसूलने का आपको अधिकार देना पड़ेगा। कौन से इलाके का? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का, जो आपका उत्तर पश्चिम का इलाका होता है, उत्तर पश्चिम का जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ का उन्होंने चौथ कर वसूलने का अधिकार ले लिया। और साथ ही ये भी कहा कि जो आगरा है और अजमेर है उसका सारा का सारा रेवेन्यू मराठा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उन्होंने 2 परमिशन लिया कि भाई जो उत्तर पश्चिम का सीमावर्ती इलाका है वहाँ पे चौथ कर लगाएंगे, और जो आपका आगरा और अजमेर का इलाका है वहाँ जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो पूरा का पूरा मराठा कलेक्ट करेंगे। और इसके बदला में हम आपको मतलब मुग़ल एम्पायर को आंतरिक दुश्मन और बाह्य दुश्मन दोनों से बचाएंगे, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के दुश्मनों से आपको बचाएंगे। इसी दौरान क्या होता है कि ईरानियन रूलर, मतलब ईरान का एक रूलर होता है, एक शासक होता है जिसका नाम होता है अहमद शाह अब्दाली, और भारत में हमला कर देता है। ठीक है, अब भाई अब हमला कर दिया तो ये अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मुग़ल को बचाना है। तो मराठा कूद पड़ते हैं मैदान में अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट और मुग़ल को बचाने के लिए, और उनके बीच जो लड़ाई होता है वही है आपका 3rd बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ईरानियन रूलर मतलब ईरान का शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को, डेट याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है और आएगा ही आएगा। जो पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसमें कंफर्म किसी ना किसी एग्जाम में गिरना है। बीपीएससी में गिरे, यूपी पीसीएस में गिरे, आपका हरियाणा पीसीएस में गिरे, एमपी पीसीएस में गिरे, कहीं ना कहीं गिरना ही गिरना है 100%। ठीक है, यूपीएससी में नहीं पूछा जाता ये सब चीज़ें, लेकिन ठीक है। 14 जनवरी 1761 को ये 3rd बैटल ऑफ पानीपत हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है जिसमें मराठा हार जाते हैं। अब देखिए ये जो लड़ाई है ना ये बहुत निर्णायक साबित होगा, अभी पता चलेगा कैसे। इसमें बहुत सारे मराठा जो लीडर होते हैं, बहुत सारे मराठा सोल्जर जो होते हैं, सैनिक होते हैं, वो मर जाते हैं। इसमें 2 का नाम आप एकदम याद रखिएगा, विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ। जो विश्वास राव है वो बालाजी बाजीराव का बेटा होता है जो अभी पेशवा हैं। ठीक है, बालाजी बाजीराव का जो बेटा विश्वास राव होता है वो इस लड़ाई में मर जाता है, और सदाशिव राव भाऊ जो कि बालाजी बाजीराव का भाई हुआ करता था, कजन हुआ करता था, वो मर जाता है। यानी 2 लोगों की मौत हो गई, मतलब मौत तो बहुत लोगों की हुई, लेकिन ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, विश्वास राव और सदाशिव राव। विश्वास राव बालाजी बाजीराव के बेटे हैं और सदाशिव राव उनके कजन भाई हैं। ठीक है, ये सब बात जब सुनते हैं पेशवा बालाजी बाजीराव तो उनको बहुत सदमा लगता है, बहुत धक्का लगता है, और वो भी मर जाते हैं। देखिए कितना ट्रेजेडी हुआ, कितना दुखद भरी घटना है कि वो भी मर गए। पहले तो बालाजी बाजीराव के बेटे विश्वास राव निपट गए, मर गए। उसके बाद आपके जो सदाशिव राव भाऊ है वो भी मर गए। इस बात को जब बालाजी बाजीराव सुनते हैं तो उनको बहुत सदमा लगता है। और एक समस्या ये भी थी कि चूँकि जो मराठा था वो हारा था, ठीक है, तो इस बात का भी उनको बहुत दुख था कि मर भी गए और मराठा भी हार गए। माफ़ कीजिएगा 3rd बैटल ऑफ पानीपत का तीसरा युद्ध हार गए, तो इस वजह से उनको बहुत गहरा सदमा लगता है और वो भी मर जाते हैं। ठीक है, ये जो लड़ाई है इस तरीके से देखिए इनके बड़े बड़े लीडर को गायब कर दिया, मार दिया, तो इसलिए कहा जाता है कि एक तरीके से डेथ ब्लो था मराठा पावर को, मतलब मराठा पावर को ख़त्म करने की एक जो कोशिश थी वो बहुत ही तगड़ी कोशिश थी, उसको पूर्णतः निरस्त करने की कोशिश की। लेकिन हालांकि पूरा निरस्त नहीं होता, पूरा ख़त्म नहीं होता मराठा पावर। ठीक है, और एक तरीके से जब ये मर जाते हैं बालाजी बाजीराव तो उसके बाद जो अलग अलग परिवार है, होलकर है, सिंधिया है, पेशवा है, ठीक है, भोंसले है या गायकवाड़ है, ये आपस में लड़ाई चालू हो जाता है इनके बीच कि भाई अब कौन शासन चलाएगा, कौन ज़्यादा अधिकार रखेगा, यानी आपस में कलह चालू हो जाता है। ठीक है,
मतलब बालाजी बाजीराव के बाद मराठा पावर तो घटा ही घटा, क्यों? क्योंकि उनके बड़े बड़े लीडर मर गए। साथ ही जो आपसी एक समझ थी, सूझबूझ थी, वो भी सूझबूझ कम हो रही है और आपसी कलह बढ़ रहा है। अब मतलब मराठा आपस में टकरा रहे हैं, तो इस वजह से भी मराठों की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। देखिए, अब 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, उसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, लेकिन वो भी इस जीत का फ़ायदा नहीं उठा पाता है। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि वो जहाँ से आया था, ईरान से आया था बेसिकली, तो ईरान में ही समस्या चालू हो जाता है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बावजूद ईरान में समस्या है, तो भाग जाता है तुरंत ईरान वो। तो भारत में वो रुक के भारत में जो अपना जीत मिला था उसको वो संगठित नहीं कर पाता, सुदृढ़ नहीं कर पाता कि भाई हम किसको बैठाएंगे किसको नहीं बैठाएंगे। इस तरीके से पूरा वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाता, अपनी जीत का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाता है। ठीक है, इसलिए कहावत है, इसको मज़े के लिए सुन लीजिए, एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाता, अगर मेंस में आया तो लिख सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, एक पहले अंग्रेजी में सुन लीजिए इसको क्या कहा जाता है कि देयरफॉर इट इज सेड दैट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डिडंट डिसाइड हु वाज टू रूल इंडिया बट हु वाज नॉट टू रूल इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है, उसने ये डिसाइड नहीं किया कि कौन शासन करेगा। ठीक है, उसने ये डिसाइड किया कि कौन शासन नहीं करेगा, क्योंकि देखिए मराठा हार गए। ठीक है, मराठा हार गए तो कायदे से अहमद शाह अब्दाली को अब कब्जा करना चाहिए था भाई, लेकिन उसको भी समस्या आई ईरान में, तो वो तुरंत भाग गया ईरान। तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, अब कोई रोकने वाला नहीं था। किसको? अंग्रेज़ों को। ठीक है, अब कहानी देखिए जुड़ रहा है अंग्रेज से। यहाँ पे मराठा हार चुके हैं और अहमद शाह अब्दाली भी वापस ईरान जा चुका, तो एक तरीके से पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया, राजनीतिक शून्यता जिसको बोलते हैं वो हो गया। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ब्रिटिश अथॉरिटी को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेज़ों को। और वो फिर क्या करती है, मराठों के आंतरिक कलह में घुसना चालू कर देती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कहानी फिर चलेगी पेशवाओं की। बालाजी बाजीराव का डेथ हो चुका है। ठीक है, हमने देखा कि वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं अपने बेटा और भाई के मौत का, और साथ में मराठों की हार का, वो मर जाते हैं। तो उसके बाद उनका एक और बेटा होता है माधवराव, वो बनता है अगला रूलर। और माधवराव के बारे में एक दो फैक्ट इंपॉर्टेंट ये है कि माधवराव, पहला तो कि बालाजी बाजीराव के बाद कौन बना अगला मराठा रूलर, तो यही बनता है माधवराव। दूसरा चीज़ ये कि जो माधवराव है 1771 ईस्वी में शाह आलम को वापस लाता इलाहाबाद से दिल्ली। ठीक है, कहाँ से लाता? इलाहाबाद से दिल्ली। हमने पढ़ा है बंगाल वाले लेक्चर में कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के बीच, उसके तहत क्या बोला गया था कि जो शाह आलम है वो अब दिल्ली में ना रह के इलाहाबाद में रहेगा, ताकि उसकी क्षमता, उसकी ताकत मुगलों की कम रहे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उतना ही इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट भी है, ये कंसेप्ट भी है कि उनको वापस कौन पहुंचाता है वहाँ, मतलब शाह आलम को इलाहाबाद से दिल्ली वापस कौन ले जाता है? तो ये माधवराव थे, जिन्होंने 1771 ईस्वी में मुगल राजा शाह आलम को वापस इलाहाबाद से दिल्ली ले जाते हैं। इसके पीछे उनका अलग कारण है। वो चाहते थे कि जैसे अभी अहमद शाह अब्दाली आके हमला कर दिया, किधर से आता था? तो वही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, मतलब उत्तर पश्चिम का जो सीमावर्ती इलाका, मतलब आज का जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला जो इलाका है, उधर से वो लोग आ जाते थे। तो वो चाहते थे कि दिल्ली में बैठा रहे ये शाह आलम, मुग़ल साम्राज्य रहे, तो एक तरीके से बफर का काम करेगा। मतलब उधर से जो बाहरी ताकत आएगी उसको मराठा तक आने से पहले ये जो मुग़ल हैं ये रोकेंगे, एक तरीके से बफर का काम करेंगे। ठीक है, इसलिए उसको वो दिल्ली में बैठा देता है शाह आलम को। ठीक है, इसके बाद जो माधवराव हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है 1772 ईस्वी में, और उनका भी कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता है। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या होता है कि इस परिस्थिति में अब चूंकि भाई कोई नेचुरल सक्सेसर नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो फिर लड़ाई चालू हो जाती है। तो इस केस में जो माधवराव है जो मर चुके हैं, उनका एक छोटा भाई होता है नारायण राव, उसके बीच और एक और आदमी होते हैं रघुनाथ राव, उन दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। ये रघुनाथ राव कौन है?
ये बालाजी बाजीराव के भाई हुए, ठीक है। किसके भाई हुए? बालाजी बाजीराव के। तो एक तरीके से नारायण राव और रघुनाथ राव में जो लड़ाई हो रही है, एक तरीके से ये चाचा भतीजे की लड़ाई हो गई, ठीक है। किसकी लड़ाई होगी? चाचा भतीजे की लड़ाई हुई, क्योंकि जो नारायण राव है वो माधव राव के भाई है। और माधव राव कौन था? माधव राव बेसिकली बालाजी बाजीराव के बेटे थे, ठीक है। तो नारायण राव और रघुनाथ राव में झगड़ा चालू हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, किसके बीच झगड़ा हो रहा है? नारायण राव और रघुनाथ राव के बीच। नारायण राव कौन है? माधव राव का छोटा भाई है। और रघुनाथ राव कौन है? रघुनाथ राव बालाजी बाजीराव के छोटे भाई हैं। इन दोनों में लड़ाई चालू हो जाता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि नारायण राव को बाद में मराठा साम्राज्य का राजा बना दिया जाता है, जो कि रघुनाथ राव के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बहुत ही जलील करने वाली बात होती है, ठीक है। रघुनाथ राव को लगता था कि भाई हम इस गद्दी पे बैठने के काबिल हैं, इसलिए हमको बैठना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को लेकर रघुनाथ राव में काफ़ी गुस्सा था, काफ़ी क्षोभ था। लेकिन होता क्या है, नारायण राव जिसको बनाया गया राजा, वो भी ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाता और वो मर जाता है, ठीक है। उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बावजूद, उसके मरने के बावजूद रघुनाथ राव को राजा नहीं बनाया जाता, किसी और को बना दिया जाता है राजा बनाया जाता है आपको सवाई माधवराव को, जो कि एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है। एक छोटा बच्चा होता है, इसका नाम होता है सवाई माधवराव। उसको बना दिया जाता है मराठा का रूलर। और रघुनाथ राव अपने आप को समझ रहा था कि हमको बनाया जाना चाहिए, उसको नहीं बनाया जाता। ये बात इसको बहुत ही खटकती है और वो क्या करता है, अंग्रेज़ों के पास चला जाता है और उसके पास जाकर एक गुप्त संधि करता है, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत। क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ सूरत, यानी सूरत की संधि, जो कि हुई, माफ़ कीजिएगा, जो कि हुई 1775 ईस्वी में। कब हुई? 1775 ईस्वी में। इस ट्रीटी के तहत, मतलब जो ट्रीटी ऑफ सूरत हुई, सूरत की संधि, उसमें रघुनाथ राव अंग्रेज़ों को मराठा किंगडम पे हमला करने के लिए आमंत्रित करता है, बुलाता है। बेसिकली उससे वो अंग्रेज़ों से रघुनाथ राव सेना मांगता है और ये बोलता है कि आप मराठा किंगडम पे हमला कर दीजिए। और इस तरीके से होता है पहला एंग्लो मराठा वार। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होता है 1775 से 82 के बीच, ठीक है। 1775 में सूरत की संधि हुई और रघुनाथ राव ने अंग्रेज़ों को मराठा पे हमला करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद वो हमला करते हैं और 1775 से 82 के बीच फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ। एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे इसको दिमाग में बैठाना है बैठा लीजिए, ठीक है। अब इस लड़ाई में होता क्या है, इस लड़ाई में सभी लोग जो भी थे, मतलब पेशवा, भोंसले, गायकवाड़ और आपके होलकर, सिंधिया, सब मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हैं और एक यूनाइटेड फ्रंट बनाते हैं, मतलब एक मिलजुल कर संगठित लड़ाई लड़ते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। और जब वो सम्मिलित होकर लड़ते हैं तो वो अभी भी इतने ताकतवर थे कि वो अंग्रेज़ों को हरा सकते थे। और वो, मतलब देखिए, आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि पानीपत की लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुई है, वो मराठों को तोड़ चुकी थी, बहुत बुरी तरीके से वो हारे थे। बात सही थी, वो तोड़ी थी, लेकिन अभी भी वो सम्मिलित रूप से इतने ताकतवर थे, पांचों फैमिली मिल जाते तो अंग्रेज़ों को हरा देता। और उन्होंने बहुत ही अच्छा लड़ाई लड़ा। और ये लड़ाई देखिए 1775 से 7 साल खींच के 82 तक खींच दिया उन्होंने। अगर वो कमज़ोर होते तो 1-2 साल में ही हार जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल सा बात ये है कि जो पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ उसमें मराठा हार गए, तो वहाँ कमज़ोर जरूर हुए थे, लेकिन वो अभी भी इतने ताकतवर थे, सभी लोग मिलकर सम्मिलित रूप से, कि वो अंग्रेज़ों को एक अच्छी टक्कर दे सकते थे। और उन्होंने दिया भी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार इस बात का इंडिकेटर, इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने एक अच्छा टक्कर दिया और 7 साल ये लड़ाई खींचता है। और ये लड़ाई कोई जितता नहीं है, ये अनिर्णायक रहता है, इनकन्क्लूसिव वार हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होती है दोनों के बीच, मराठों और आपका अंग्रेज़ों के बीच, ठीक है। जिसमें ये कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ सालबाई में ये कहा जाता है कि 20 साल तक, मतलब 1782 से लेकर 1802 तक हम आपस में एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे, परमानेंट बेसिस पे कोई भी किसी पे हमला नहीं करेगा, ठीक है। याद रहेगा ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में साइन हुआ और दोनों आपस में एक दूसरे को ये एग्रीमेंट देते हैं, ये इस बात पे एग्री होते हैं, सहमति बनती है कि हम 20 साल तक एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या होता है, अब ट्रीटी ऑफ सालबाई हो गई ख़त्म।
सॉरी, ट्रीटी ऑफ साल्वेनी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार आपका हो गया ख़त्म। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज़ों को इस बात का रियलाइजेशन हो जाता, पता चल जाता है कि भाई हम मराठों को इस तरीके से हरा नहीं सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना मिलिट्री ताकत को बढ़ाना चालू करते हैं, नई नई भर्तियाँ करते हैं और नए नए अपना इक्विपमेंट को अच्छा करने में लग जाते हैं। ठीक है, और इसके उल्टा आप देखिए मराठों में क्या होता है, तो मराठों में कलह बढ़ जाता, आपसी झगड़े बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मराठों का विघटन चालू हो चुका है। वो आपस में जो फैमिली सब थी, 4-5 फैमिली, वो आपस में अब एक दूसरे से लड़ रही है इलाकों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए। इसके उल्टा अंग्रेज संगठित हो रहे हैं और ये विघटित हो रहे हैं। तो ताकत किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियस बात है अंग्रेजों का। ठीक है, अब होता है, देखिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे सेकंड एंग्लो मराठा वार की ओर। 1802 ईस्वी में ख़त्म हो चुका है ट्रीटी ऑफ साल्वे, अब ख़त्म होने को है, ये लास्ट ईयर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यशवंतराव होलकर और पेशवा में लड़ाई हो जाता है आपस में, और यशवंतराव होलकर और पेशवा के बीच एक लड़ाई होती है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ पूना, 1802 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच, यशवंतराव होलकर और पेशवा के बीच, और पेशवा के साथ में सिंधिया भी था। तो एक तरीके से कहिए कि यशवंतराव होलकर और एक साइड और दूसरे साइड में पेशवा और सिंधिया आपस में थे मिले हुए। ठीक है, और यशवंतराव होलकर इन दोनों को हरा देता है, इन दोनों की सम्मिलित सेना को हरा देता है। ठीक है, तो जो पेशवा था, तो इसमें पेशवा कौन था 1802 ईस्वी में, तो 1802 ईस्वी में बाजीराव सेकंड, कौन, बाजीराव सेकंड पेशवा था। ठीक है, याद रहेगा। 1802 ईस्वी में बैटल ऑफ पूना हुआ, पूना का युद्ध हुआ, जिसमें होलकर, यशवंतराव होलकर ने पेशवा और सिंधिया दोनों को हरा दिया। और इसमें पेशवा कौन है, बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय डर जाता है और उसको प्रोटेक्शन के लिए वो भाग जाता है अंग्रेज़ों के पास, और अंग्रेज़ों के पास जाके ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करता है 1802 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ बसीन किसके किसके बीच साइन हुआ, वो ऑप्शन दे देंगे भाई, सिंधिया और अंग्रेज़ों, भोसले और अंग्रेज़ों, पेशवा और अंग्रेज़ों। तो आंसर क्या होगा, पेशवा और अंग्रेज़ों। और पेशवा में भी कौन, बाजीराव सेकंड। तो बाजीराव सेकंड डर के मारे भाग जाता है प्रोटेक्शन के लिए अंग्रेज़ों के पास, और वहाँ पे जाके वो ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करता है 1802 ईस्वी में ही। ठीक है, इसमें क्या क्या बात कही गई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ कुछ इलाका दिया गया था, पेशवा अपनी तरफ से इलाका देता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ट्रीटी ऑफ बसीन कब हुआ और किसके बीच हुआ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इस ट्रीटी ऑफ बसीन को सिंधिया और भोसले मानने से इनकार कर देते हैं, बोलते हैं भाई कि आपने साइन किया, आप समझिए, हम तो इसको नहीं मानेंगे। और इसके चक्कर में हो जाता है सेकंड एंग्लो मराठा वार, अंग्रेज हमला कर देते हैं और यहाँ पे होता है सेकंड एंग्लो मराठा वार, द्वितीय एंग्लो मराठा लड़ाई। कब होता है, 1803 से 1805 के बीच में। ठीक है, फिर से सुनिए, 1802 में होता है बैटल ऑफ पूना। बैटल ऑफ पूना में यशवंतराव होलकर पेशवा और सिंधिया के हरा देते हैं। तो जो पेशवा होता है वो बाजीराव सेकंड होता है, उस समय वो डर जाता है और अंग्रेज़ों के पास संरक्षण के लिए भाग जाता है और उनके पास जाके ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करता है 1802 ईस्वी में। ये ट्रीटी जो है इसको सिंधिया और भोसले मानने से इनकार कर देते हैं और इसकी वजह से हो जाता है सेकंड एंग्लो मराठा वार, अंग्रेज हमला कर देते हैं। और ये कब से कब हुआ सेकंड एंग्लो मराठा वार, 1803 से 1805, याद रहेगा 1803 से 1805। अब इसमें देखिए कौन कौन लड़ेगा, भाई पेशवा तो नहीं लड़ेगा, ऑब्वियस बात है, पेशवा तो उसके जाके बैठ गया है, मतलब अंग्रेज़ों के साथ बैठ गया है। तो इधर से लड़ते हैं, देखिए 3 लोग लड़े हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, सिंधिया, भोसले और होलकर। कौन कौन, सिंधिया, भोसले, होलकर, और उस साइड में थे अंग्रेज। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि भाई 1802 की लड़ाई में तो सिंधिया जो है पेशवा के साथ था, वो तो होलकर के अगेंस्ट लड़ा था, तो क्यों इधर आ गया। जो भी कारण था उतना डिटेल में नहीं जाना, बस याद रखना है कि सिंधिया, भोसले और होलकर मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वार में। ठीक है, अब इस लड़ाई में देखिए आप समझ में आ रहा है कि मात्र 3 आपकी बड़ी बड़ी फैमिली लड़ी, 3 बड़े बड़े मराठा ताकतें लड़ी, जबकि गायकवाड़ को भी होना चाहिए था, पेशवा भी होते, तो ज़्यादा ताकतपूर्ण होता, ज़्यादा ताकत से ये लोग लड़ सकते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। मात्र 3 लोग मिलकर लड़ते हैं और यही कारण होता है कि ये हार जाते हैं। कौन, मराठा, यानी कि सेकंड एंग्लो मराठा वार में मराठा फोर्सेज हार जाती है, मराठा लोग हार जाते हैं। और इसके बाद तीनों के साथ अलग अलग ट्रीटी साइन की जाती है। तीनों कौन कौन, जो लड़े थे, सिंधिया, भोसले और होलकर। सिंधिया, भोसले और होलकर के साथ अलग अलग संधि की जाती है। उस संधि का नाम आप याद रखना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है। एक मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। ठीक है,
देखिए जो होलकर के साथ साइन हुआ है वो ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट है, मतलब राजपुर घाट की संधि। ठीक है, राजपुर घाट की संधि, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। होलकर के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि साइन की? राजपुर घाट की संधि। ठीक है, भोसले के साथ साइन होता है देवगांव की संधि, भोसले के साथ देवगांव की संधि। और जो सिंधिया होते हैं उनके साथ साइन होती है सूरजी अर्जन गांव की संधि। ठीक है, ज़्यादा इस सब में दिमाग नहीं लगाना, बस एक चीज़ याद रखिए कि होलकर के साथ साइन हुआ था आपका राजपुर घाट, बस इसको याद रखिए। अभी चूंकि मुझे बताना है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ज़्यादा। बस ये याद रखिए कि 3 लोग मिल के लड़े सेकेंड एंग्लो मराठा वार में, वो हार गए, अंग्रेज जीत गए, और तीनों के साथ अलग अलग संधि हुई, जिसमें होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि हुई। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब इस संधि में हुआ क्या? इस संधि से बहुत सारे इलाके जो हैं मराठा क्षेत्र के, मराठा साम्राज्य के, वो अंग्रेज अपने में मिला लेते हैं, वो ले लेते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से मतलब मराठा और कमज़ोर हो गए क्योंकि उनका बहुत बड़ा इलाका ये लोग ले लिए। बहुत जो मध्य भारत का एक बहुत बड़ा इलाका था, इस अलग अलग संधियों के द्वारा वो छीन लिए। ठीक है, अब देखिए थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है 1813 से, एक मिनट, हाँ देखिए होता क्या है कि 1803 से 5 में आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो नए गवर्नर जनरल होता है आपका बंगाल का, वो बनाया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग को। ठीक है, अलग से हम इस पर डिस्कशन करेंगे, गवर्नर जनरल का एक अलग वीडियो ही बनाऊंगा मैं, पूरा उसमें डिस्कस करेंगे शुरू से लेकर अंत तक सभी गवर्नर जनरल को। बस अभी याद रखिए कि जो लॉर्ड हेस्टिंग नाम का एक गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश गवर्नर था, उसको बनाया गया था आपका बंगाल का गवर्नर जनरल 1813 से और 23 तक, 1813 से 23 तक। वो बहुत ही इम्पीरियलिस्ट माइंड का था, मतलब बहुत ही साम्राज्य फैलाना और गुलाम बनाना टाइप का सोच थी उसकी। मतलब वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को कब्जा करे, और इसी वजह से उसको बनाया गया था ताकि वो भारत में आकर जो भी इलाके बचे हुए हैं उसको वो अंग्रेज़ों को कब्जे में ला के रख सके, उनको वहाँ पे साम्राज्य बैठा सके उसका, अंग्रेज़ों का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि एक ग्रुप है पिंडारीज। ठीक है, जो सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी, बहुत सारे जो है अनएम्प्लॉयड हो गए थे, गरीब हो गए थे, तो वो अब लूट मार मचाना चालू कर दिए थे। उसी में एक तबका था पिंडारी, जो कि मराठा के ही साम्राज्य क्षेत्र में आते थे, और पिंडारी एक तरीके से एंटी सोशल एलिमेंट थे, और वो क्या करते थे, प्लंडरिंग करते थे, मतलब लूट खसूट मचाते थे, इधर उधर से लूट के सामान लाते थे और अपना जीवन भरण पोषण करते थे। ठीक है, तो ये जो लॉर्ड हेस्टिंग होता है वो कहता क्या है कि भाई ये पिंडारी हमारे नाक में दम किए हुए हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। किसके खिलाफ? पिंडारी। देखिए पिंडारी के बारे में आपको वो सलमान खान की जो वीर मूवी है ना, सलमान खान और मिथुन चक्रवर्ती, सोहेल खान वाली, उस वाली मूवी में वो जो होते हैं वो पिंडारी ही होते हैं बेसिकली। ठीक है, उसमें दिखाया गया पिंडारियों के बारे में। तो हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग जो होता है वो पिंडारियों से बदला लेने की बात कहता है कि भाई आप ठीक है, ये लूट खसूट मचा रहे हैं तो हम इन पे हमला करेंगे, और वो उन पे हमला कर देता है। लेकिन जो पिंडारी होते हैं वो मराठा के जुडिक्शन क्षेत्र में आते हैं, मतलब मराठा के टेरिटरी में आते हैं, उसके साम्राज्य में आते हैं। तो मराठा का जो रूलर था उस समय, उसको लगता है, देखिए बटे हुए थे उस समय, सब लोग अलग अलग बटे हुए थे, तो उसको लगता है कि भाई ये तो मराठा पे हमला है, ये पिंडारी नहीं मराठों के साम्राज्य पे हमला है। तो फिर मराठा भी उसको लड़ाई में कूद जाते हैं, और मराठा एक तरीके से रिटेलिएट करते हैं, उसका जवाब देते हैं। तो उनके बीच थर्ड एंग्लो मराठा वार चालू हो जाता है 1817 से 18 के बीच में। ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वार कब से कब हुआ? 1817 से 1818 के बीच में। ठीक है, याद रहेगा। और अंग्रेज इस लड़ाई को जीत जाते हैं, और जीतते ही वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो पेशवा, क्योंकि सबसे पावरफुल पेशवा ही था, तो पेशवा को आपको वेस्ट इंडिया मतलब पश्चिमी भारत से उठा के उसको भेज देते हैं नॉर्थ इंडिया में, कानपुर में। ठीक है, याद रहेगा। थर्ड एंग्लो मराठा वार
में जो अंग्रेज जीत गए उसमें 2 बड़े चेंजेज हुए। जो पेशवा था जो पुणे में था उसको पुणे से उठाकर कानपुर में बैठा दिया गया और बोला गया कि भाई अब आप कुछ मत कीजिए, अब हम आपको पेंशन देंगे, अब आप हमारे निगरानी में रहिएगा। मतलब सिंपल सा था कि वो अब मराठों की ताकत को कंट्रोल करना चाह रहे थे, क्योंकि पेशवा पावरफुल पोस्ट था तो उनको डर था कि वापस से मराठा रिवाइव ना हो जाए, वापस से पुनर्जीवित ना हो जाए मराठा। इसलिए उसको पश्चिमी भारत से उठा के उत्तरी भारत के इलाका कानपुर में बैठा देते हैं। वहाँ पे बोलते हैं भाई हम आपको पेंशन देंगे और आपको हमारी निगरानी में रहना होगा। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज क्या किया गया, जो मराठों से अंग्रेज़ों ने क्षेत्र जीते, अलग अलग जो साम्राज्य जीता उसको मिलाकर एक नया प्रोविंस बनाते हैं जिसको बॉम्बे कहते हैं। ठीक है। जो मराठों से उन्होंने अलग अलग टेरिटरी जीता, अलग अलग प्रांत जीता, उस सब को मिलाकर एक नया वो प्रोविंस बनाते हैं, एक नया प्रांत बनाते हैं जिसको वो बॉम्बे का नाम देते हैं, बॉम्बे कहते हैं। ठीक है। तो ये हुआ आपको मराठों की कहानी। और थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद मराठा साम्राज्य पूर्णतः ख़त्म हो जाता है और उसके पतन की कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो इतना बड़ा अम्पायर था जिसमें महाराष्ट्र, आपका कर्नाटका, आपका MP, आपका कोंकण का तट, ये सब इंक्लूडेड था। इतना बड़ा साम्राज्य कैसे आपसी कलह और अकुशल नेतृत्व की वजह से, मतलब कि आपका जो इंटरनल क्राइसिस होता है, इंटरनल लड़ाई होता है, उसकी वजह से और सही लीडरशिप क्वालिटी नहीं होने की वजह से धीरे धीरे टूट के ख़त्म हो गया। देखिए इस बात को समझिए कि जो औरंगजेब था वो भी अपने आप में बहुत अच्छा मिलिट्री शासन था, मतलब वो बहुत ही अच्छा लड़ाकू नीतियों के बारे में अच्छा जानता था, बहुत अच्छा सेना को कंट्रोल करता था। उस समय मराठों को बचा ले गए शिवाजी। ठीक है। और बाद में अंग्रेज़ों के सामने ये टूट के बिखर गए, अलग अलग फैमिली में बट गए, अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गए। और यही कारण था, अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ते चले गए, यही कारण था कि इनकी जो सम्मिलित ताकत थी वो धीरे धीरे कम होती गई और लास्ट में अंग्रेज इन पे जीत जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से मराठों का विघटन का, पतन का कहानी यहाँ पे पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये इसमें बहुत सारे फैक्ट्स थे इसलिए थोड़ा टाइम लगा और इसलिए मैंने जल्दी किया। लेकिन आप अपना टेक्स्ट बुक निकालिए, अपना मराठों का चैप्टर निकालिए, पूरा का पूरा पढ़िए जितना मैंने आपको बताया है, कम से कम 2 बार पढ़िए और जाकर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए अगर नहीं कीजिएगा तो फिर ये लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं बना। आप जाइए, अपना जो भी चैप्टर है उसको कम से कम 2 बार पढ़िए मराठों का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है। थैंक यू।